नमस्कार बच्चों, दशम सामाजिक विज्ञान के इस कालखंड से मैं थैलेश साहू एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, लगातार अध्याय 1 संसाधन एवं विकास इस अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और इस अध्याय के अंतर्गत मैंने आपको कल बताने का प्रयास किया कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और उसकी उपयोगिता क्या है। तो कल हमने नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन इसके बारे में जानने का प्रयास किया था और उसमें मैंने बताया कि कुछ संसाधन ऐसे हैं जो असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, जिनका सतत नवनिर्माण होते रहता है और जो कभी समाप्त नहीं होते, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मगर बच्चों, कुछ संसाधन ऐसे हैं जो एक बार उपयोग करने के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं और जिनका दोबारा उपयोग करना संभव नहीं होता है, अर्थात ये सीमित होते हैं। इसे अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखा गया है। तो आइए आज हम उससे और आगे बढ़ें और आज पृष्ठ क्रमांक 8 उसी अध्याय का पृष्ठ क्रमांक 8 से यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूँ, संसाधन और विकास। बच्चों, संसाधन के कारण आज विकास तो हो रहा है। हम लगातार नए नए संसाधनों का नए तरीके से उपयोग कर रहे हैं। कल कारखाने, उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं और उससे विकास की गति में निरंतरता आई है। परंतु क्या हम जानते हैं कि जितना विकास हो रहा है उतना ही कहीं ना कहीं हमें हानि या उनका नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। हम देखते हैं कि नदियों में, नालों में जगह जगह बांध बना दी गई है, नदियों के रास्तों को मोड़ दिया गया है और इसके कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो गई है। फिर हम देखते हैं कई अपशिष्ट पदार्थों को, कल कारखानों से निकलने वाला विषैला पदार्थ, गंदे पानी जिसमें कार्बनिक, अकार्बनिक, रासायनिक ऐसी कई प्रकार की चीज़ें मिली रहती है और उनको हम नदियों में, नालों में बहा देते हैं। और यही पानी जब नदी नालों से होकर के हम उस पानी का जब उपयोग करते हैं तो उससे जानवर और मनुष्य दोनों प्रभावित होता है। तो कहने का मतलब, उद्योग धंधों से हमें फायदा तो मिल रहा है परंतु उनका नुकसान भी देखने को मिल रहा है। इसी के आगे बच्चों और देखिएगा, यहाँ चित्र से ही आपको अंदाजा लगाने का प्रयास करें। ये देखिए, यहाँ से लगातार कल कारखानों से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है और ये जो विषाक्त धुआं है कहाँ फैल रहा है? वायुमंडल में फैल रहा है। और वायुमंडल में क्या है? ऑक्सीजन भी है और उसी वायुमंडल से हम सांस लेते हैं। सांस लेते माने क्या लेते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। मगर इसी ऑक्सीजन में ये विषाक्त विषैली गैसें हमारे ऑक्सीजन के साथ मिलकर शरीर के अंदर चला जाता है और यह फेफड़ों और हृदय से संबंधित कई बीमारियों को जन्म देता है। बच्चों, पता है आज के समय में लगातार हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से रोगों से ग्रसित है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से वो जूझ रहा है। बीपी, शुगर, डायबिटीज, न जाने कितनी सारी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का आज हमें सामना करना पड़ रहा है। प्यारे भैया बहन, पहले इस बात पर हम विचार करें, अगर नदियों में या नालों में एक सीमा तक अगर अपशिष्ट पदार्थ को बहाया जाता है तो उस पानी में इतनी क्षमता होती है, उसमें जीव जंतु जो रहते हैं उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और वह पानी पुनः साफ हो जाता है, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के लायक बन जाता है। वैसे ही हम घरों में लकड़ी जलाते हैं। लकड़ी जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है और वह धुआं कहाँ जा रहा है? वायुमंडल में जाता है। मगर एक सीमा तक वायुमंडल में इतनी क्षमता है कि वह उस धुएं को भी शुद्धिकरण करके साफ कर देता है। मगर बच्चों, ये जैसे कि मैंने कल कारखानों की बात कही, लगातार आप विचार करिए, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में इस प्रकार से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से, कल कारखानों से धुआं निकल रहा है और ये विषैली गैसें वायुमंडल को लगातार प्रदूषित कर रही है और इससे एक तरफ विकास हो रहा है मगर दूसरी तरफ यह हम अपने ही विनाश की जाल में हम खुद फंसते जा रहे हैं, क्योंकि इसी पर्यावरण के अंदर हम भी रहते हैं और यह आज मनुष्य समाज के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक दुखदायी कारण बन रहा है। तो कहने का अभिप्राय यह बच्चों, पर्यावरण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ की अवशोषित करने की जो क्षमता होती है उसे सिंक क्षमता या सिंक कैपेसिटी कहा जाता है। पुनः ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण के इस अपशिष्ट पदार्थों को जो अवशोषित करने की क्षमता होती है उसे सिंक क्षमता या सिंक कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। क्या मतलब हो रहा है इसका?
इसका आशय यह है कि पर्यावरण में इतनी क्षमता होती है कि एक सीमा तक वह विषैली विषाक्त चीज़ों को अपने आप में अवशोषित करके उसे शुद्धकरण करती है, शुद्धिकरण कर देता है। बच्चों, यहाँ पर एक उदाहरण बताने का प्रयास किया गया। उदाहरण नंबर पहला देखिएगा। भारत में हम देखते हैं कि आज भूजल स्तर लगातार गांव-गांव में बोर, ट्यूबवेल, ये सब संसाधन हमारे सिंचाई के प्रमुख साधन बन गए हैं। मगर क्या पता है कि इसके कारण आज समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। हरित क्रांति आपने पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। हरित क्रांति पंजाब और हरियाणा से प्रारंभ हुई थी। बच्चों, वहां पर वैज्ञानिक तरीके से कृषि को बढ़ावा दिया गया और इसके कारण वहां सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए हर किसान ने बोरवेल, ट्यूबवेल, इन सब सुविधाओं से सिंचाई भी किया। फसलों का उत्पादन भी बढ़ा क्योंकि उनको पानी आसानी से मिल जा रहा था। मगर अब बताना चाहूँगा कि इसके कारण आज पंजाब और हरियाणा में बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। बोले क्या? वहाँ पर वाटर लेवल, भूजल स्तर है आज 4 से 5 मीटर तक नीचे चला गया है। क्यों? क्योंकि रात और दिन जब हम बोर से पानी निकालेंगे और ऊपर से जब ज़्यादा पानी गिरेगा नहीं तो एक दिन भूजल माने भूमि के अंदर का पानी, वह जब भूमि के अंदर पानी ही नहीं रहेगा, हम लगातार निकालेंगे तो आपका बोर, ट्यूबवेल या नलकूपों में भी पानी नहीं आएगा। और आज इस समस्या का सामना पंजाब हरियाणा को करना पड़ रहा है। ऐसे कई 200-300 जिलों में आज वहाँ पर भूजल स्तर इतना नीचे चला गया है कि वहाँ आज पानी की समस्या खड़ी हो गई है। बच्चों, आज हम देख रहे हैं विकास की गति बढ़ रही है, मगर उसकी कैसे कैसे समस्या का भी हमें सामना करना पड़ रहा है। एक और दूसरे नंबर का उदाहरण मैं आपको ध्यान में दिलाना चाहूँगा। यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं भारत में कीटनाशकों का कुप्रभाव एंडोसल्फान एक कीटनाशक दवाई है बच्चों। ये जो एंडोसल्फान है 1976 में काजू की फसलों के कीड़ों से बचाने के लिए सरकार ने 15,000 एकड़ भूमि पर हेलीकॉप्टर द्वारा एंडोसल्फान का कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया गया। और यह कार्य केरल के उत्तरी भाग के कासरगोड में किया गया। इस उपचार से के बाद 25 वर्ष के बाद वहां पर देखने को क्या मिला कि वहां वायु, जल और संपूर्ण पर्यावरण इस कीटनाशक से बुरी तरह प्रभावित होने लगे। इसके परिणाम स्वरूप 11 पंचायतों के लोगों में मुख्य रूप से कृषि श्रमिकों और को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहां स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई। कई लोग वहां शारीरिक और मानसिक विकलांगता के शिकार होने लगे। शारीरिक मतलब अपंगता, मानसिक मतलब डिप्रेशन या पागलपन, फिर दिल और तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियां पैदा हो गई। यही नहीं, उस पूरे इलाके में मछलियां, कौवे व अन्य कीट पतंगों का भी भारी नुकसान होने लगा। ये जीव जंतु मरने लगे। किसके कारण? एंडोसल्फान के प्रयोग के कारण। फिर कुछ वर्षों से न्यायालय के आदेश द्वारा इसके छिड़काव पर प्रतिबंध लगा दिया गया और आज सभी प्रभावित लोगों को सरकार के द्वारा मुआवजा राशि दी जा रही है। बच्चों, कहने का अभिप्राय क्या हो रहा है? कहने का अभिप्राय ये हो रहा है कि जिस विज्ञान को हम वरदान समझते हैं वह अभिशाप भी बन जाता है। आज औद्योगिक क्रांति के सफर में लगातार हम विकास के मार्ग पर आगे तो बढ़ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जब हम इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं तो यह इसका नुकसान भी हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है विज्ञान वरदान है और विज्ञान अभिशाप है। अब सवाल यह है कि हम उसको वरदान बनाना चाहते हैं या अभिशाप बनाना चाहते हैं। तो बच्चों, विज्ञान ने जो कुछ हमें दिया है उसका हम समुचित उपयोग करें, एक सीमा तक उपयोग करें तो निश्चित रूप से विज्ञान आज भी वरदान है। तो संसाधन एवं विकास, संसाधनों के कारण विकास तो हो रहा है, मगर विकास के साथ हमें पर्यावरण प्रदूषण को हम कैसे रोकें, इसके लिए भी हमें पहल करनी होगी, प्रयास करनी होगी, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम एक स्वस्थ पर्यावरण दे सकें, स्वस्थ उनको जीवन दे सकें। इसके लिए हमें और आपको चिंतन करना होगा। आज के कालखंड में इतना ही। अगले कालखंड में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए दसम के सभी भैया बहनों को धन्यवाद, नमस्कार।